वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बेटा। चलिए बेटा, तो बच्चों हम लोग कंपनी अकाउंट यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर। हालांकि अभी तक बेटा कंपनी अकाउंट के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्टरी थ्योरी जो सेगमेंट था उस पर मैंने टच किया था। देन यूनिट नंबर 2 जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां पर की इश्यू फॉरफीचर रीइश्यू की बात की थी, और इसी के बाद में आप लोगों को कनेक्ट कर दिया था इश्यू ऑफ राइट शेयर एंड बोनस शेयर से। नाउ बेटा आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब इसका वेटेज थोड़ा सा कम है। उसका सीधा सा रीजन बनता है कि डिबेंचर रिडम्पशन आ जाने के कारण एग्जामिनर की प्रायोरिटी डिबेंचर रिडम्पशन पे होगी, बट फिर भी सी इंस्टीट्यूटेड आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। चलो जी हम स्टार्ट करते हैं बेटा इश्यू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले डिबेंचर की डेफिनेशन की बात करें तो डिबेंचर अपने आप में एक तरह का डॉक्यूमेंट है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से कंपनी अपने लोन को एक्नॉलेज करती, मतलब कंपनी एक्नॉलेज करके देती कि साहब हमने आपसे लोन लिया है, हम आपकी ऋणी है, हम इन डेप्थ में है, एक फिक्स रेट से हम आपको इंटरेस्ट देंगे और उतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद हम आपको इसके प्रिंसिपल का पेमेंट कर देंगे। इस तरह का कमिटमेंट, इस तरह का लोन का एक्नॉलेजमेंट कंपनी देती है। ठीक, इसके बाद डिबेंचर की अगर हम बात करें, बेसिक उसके एक्सीलेंट फीचर्स की बात करें, डिबेंचर अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। यहां इंटरेस्ट का रेट फिक्स रेट होगा। यहां पर इंटरेस्ट आपको हर हाल में देना है रिगार्डलेस लेवल ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपका प्रॉफिट है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर मार्केट से मनी बोरो किया है तो एक तरह से आपको इंटरेस्ट देना है। ये बेसिक बात है बेटा। जैसे कि आज की तारीख में आप जानते हैं किसी भी कॉर्पोरेट को बिजनेस करने के लिए फंड तो मार्केट से लेना पड़ता है, क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशियो ही आज की तारीख में आइडियल रेशियो 2:1 माना जाता है। इसका मतलब आज अगर आपके पास 100 रुपए है तो मार्केट के 200 रुपए लगाओ और 300 रुपए की कैपिटल से धंधा करो, और 300 रुपए की कैपिटल से धंधा करके एक समय बाद जो मार्केट से आपने 200 रुपए उठाए थे वो धंधे से कमा के उनको चुका दो और 300 रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर का धंधा लेके चलो। मैंने हर कंपनी को डेप्ट तो लेना पड़ता है, मनी बोरो करना पड़ता है। मनी हम बैंक से बोरो करें उसके बजाय पब्लिक से बोरो कर सकते हैं, और पब्लिक में जिस तरह से हम शेयर इश्यू करते हैं उसी तरह से एक फेस वैल्यू फिक्स करके हम डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं। तो पहली बात ये अपने आप में डॉक्यूमेंट है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट आपको हर हाल में देना है रिगार्डलेस लेवल ऑफ प्रॉफिट, स्पेसिफिक डेट पे आपका इसका रिडम्पशन भी करना है। डिबेंचर इश्यू करते समय कंपनी किसी असेट पे चार्ज क्रिएट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। जैसे कई बार कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इश्यू करती है तो बता देती है कि सभी 100 करोड़ रुपए के डिबेंचर इश्यू किए, इस पर 150 करोड़ रुपए की प्लांटिंग मशीन पर हम चार्ज क्रिएट करने। कभी कभी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी खासी होती है तो किसी असेट पे चार्ज क्रिएट नहीं करती, उसके नाम, उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन से ही इतने अमाउंट के डिबेंचर तो पब्लिक परचेस कर लेते हैं। तो कंपनी ने कोई संपत्ति पे अपनी किसी असेट पे चार्ज क्रिएट नहीं किया तो हम उसको एक तरह से अनसेक्योर्ड डिबेंचर भी नाम देते। अच्छा, डिबेंचर की खरीदी बेची आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी कर सकते हैं। तय बात है, जो कंपनी ने अगर पब्लिक के बीच में डिबेंचर इश्यू किए हैं तो इसी केस में अलॉटमेंट के पहले कंपनी आपको बता देती है कि हम डिबेंचर कौन से स्टॉक एक्सचेंज में खरीदी बेची कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो बेटा इस चैप्टर से थ्योरी आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल सेगमेंट उठाना है तो उसको उठाना पड़ेगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहाँ शेयर और डिबेंचर के बीच में थ्योरी हालांकि आप लोग जानते बहुत अच्छे से, जस्ट छोटे लेवल पे टच करके मैं क्वालिटी जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना उस पर बात करेंगे। हाँ जी बच्चों, शेयर डिबेंचर के बीच में डिफरेंस की बात करें तो शेयर होल्डर एक तरह से ऑनर है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है। शेयर अगर आपने इश्यू किए तो हमारी कैपिटल का पार्ट है, जो कि डिबेंचर एक तरह से लोन है। शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक इसी तरह से शेयर जब कंपनी इशू करती है तो किसी असेट पे चार्ज क्रिएट नहीं करती, बट डिबेंचर इशू करते समय कंपनी किसी असेट पे चार्ज क्रिएट कर सकती है। शेयर के केस में हम डिविडेंड देते हैं और डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट देते हैं। रेट की बात करें, शेयर के केस में डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता, नो डाउट प्रेफरेंस शेयर के केस में जरूर डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, लेकिन इक्विटी शेयर के केस में डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल फिक्स होता है, बल्कि जैसे मान लो 12% डिबेंचर 12% इंटरेस्ट का रेट है तो उसका नाम ही पड़ जाता है 12% डिबेंचर। 15% इंटरेस्ट का रेट है तो उसका नाम ही पड़ जाता है 15% डिबेंचर। प्रायोरिटी, अगर कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो प्रायोरिटी किनको मिलेगी? कंपनी लिक्विडेशन में जाती है बेटा तो जो लिक्विडेटर होता है, जो कंपनी के एसेट को बेचता है, वो सबसे पहली प्रायोरिटी में मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करता है। तो उस एक्स्ट्रा लायबिलिटी के अंदर डिबेंचर भी आती है, तो पहले डिबेंचर को पेमेंट होगा, उसके बाद शेयर होल्डर को। चलिए बेटा अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर।
अगर आप टाइप्स ऑफ डिवेंचर की बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हम डिवेंचर को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी, जहां कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, मान लो 12% डिवेंचर इशू किए और प्रोस्पेक्टस के माध्यम से क्लियर बता दिया कि हमने लैंड बिल्डिंग पर ये सिक्योर्ड किया है। कल से अगर हम आपको डिवेंचर का इंटरेस्ट या उसका प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो हमने एक स्पेसिफिक एसेट पर चार्ज क्रिएट किया, वो आप बेच के अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकते हैं। फ्लोटिंग चार्ज, आज की तारीख में ज्यादातर डिवेंचर फ्लोटिंग चार्ज पर देखने को मिलते हैं। कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिए और प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा कि साहब फ्लोटिंग चार्ज है। इसका मतलब ये निकला कि डिवेंचर होल्डर के पास कंपनी की एग्जिस्टिंग असेट एज वेल एज कंपनी की जो फ्यूचर असेट, मतलब कंपनी भविष्य में और भी असेट खरीदेगी, उन सभी असेट पर डिवेंचर होल्डर का राइट बनता है। डिवेंचर होल्डर अपने इंटरेस्ट और अपने आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी एग्जिस्टिंग असेट या फ्यूचर जो असेट आगे चल के भविष्य में कंपनी के और पोजीशन में आएगी, उनमें से किसी भी असेट को बेच के अपने डेप्ट, अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकता है। इसको नाम देते हैं हम फ्लोटिंग चार्ज। बात करने जा रहे हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, कंपनी का नाम बहुत बड़ा होता है और उसको मार्केट से जो पैसा उठाना है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, नाम बहुत बड़ा है, उसको उठाने मात्र 50 करोड़ रुपए, तो ऐसे केस में कंपनी डिवेंचर इशू करती है और कंपनी के नाम, कंपनी की गुडविल से ही डिवेंचर पब्लिक उठा लेती है। और यहाँ पब्लिक को इतना ट्रस्ट है, यहाँ कंपनी को पता है कि 50 करोड़ के डिवेंचर इशू करने जाएंगे, पब्लिक फुल्ली सब्सक्राइब करेगी, हमें किसी प्रकार की संपत्ति असेट पर कोई चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे डिवेंचर को हम अनसिक्योर्ड डिवेंचर बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर दैट मींस कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, कंपनी प्रोस्पेक्टस के अंदर बता दी थी साहब 10 साल 15 साल बाद हम इसका रिडम्पशन करेंगे। मान लो 15 साल बोला तो 15 साल तक रेगुलरली हम इंटरेस्ट पे करते चले जाएंगे और 15 साल बाद हम इसको रीपे कर देंगे। ऐसे डिवेंचर कहलाएंगे रिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल डिवेंचर मतलब कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, कंपनी बता देती कि सब इसका रिडम्पशन नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ टाइम के अंदर रिडम्पशन नहीं करेंगे। इसका मतलब कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिए ना, कंपनी रेगुलरली इंटरेस्ट तो पे करेगी और अपनी लाइफ टाइम, मतलब जब तक कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता तब तक इन डिवेंचर का रिडम्पशन भी नहीं होगा। अब इस तरह के डिवेंचर में दिक्कत, सबसे बड़ी बात जो आती है, कंपनी के लिए ज्यादा दिक्कत है बेटा, क्योंकि कंपनी ने जिन टर्म्स एंड कंडीशन में डिवेंचर इशू कर दी, कंपनी उन टर्म्स एंड कंडीशन से बंध जाती है। डिवेंचर होल्डर तो फिर भी फ्री है, बीच में चाहेगा तो डिवेंचर होल्डर शेयर मार्केट के अंदर डिवेंचर बेच के बाहर हो जाता है। बराबर बेटा, रिडीमेबल इरिडीमेबल क्लियर डबल। अब मैं बात करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के अंदर बच्चों फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, थर्ड मॉर्गेज, इस तरह के डिवेंचर इशू होते हैं। जैसे ऑनलाइन वाले बच्चों यश, विवेक, जय हिंद, राज रघुवंशी, अवीश, ऑनलाइन वाले बच्चों ओके बेटा, हृदय ओके बेटा, कृष्णा ध्यान दो। जैसे मान लो कंपनी ने 12% डिवेंचर इशू किए थे 50 करोड़ के और प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर दिया था कि सब 100 करोड़ की प्लांटेन मशीन पर हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। ये कंपनी ने इस असेट पर पहली बार चार्ज क्रिएट किया था। मान लीजिए उसके ठीक बाद कंपनी को फिर 15% डिवेंचर इशू करने की जरूरत पड़ी और 30 करोड़ रुपए के डिवेंचर हम इशू करने चाह रहे हैं। अभी तक 100 करोड़ रुपए की असेट है और उस पर हमने डिवेंचर इशू किए 50 करोड़ के और हम 30 करोड़ के डिवेंचर और इशू करना चाह रहे हैं। जब 30 करोड़ के डिवेंचर हम इशू करने जाएंगे, ऑनलाइन लकी, यश, हृदय प्रणाम बेटा, तो ऐसे केस में जब हम 30 करोड़ डिवेंचर और इशू करने जाएंगे तो ये बता देंगे कि सभी सेकंड मॉर्गेज है, ऑलरेडी इस असेट पर फर्स्ट मॉर्गेज यानी फर्स्ट चार्ज क्रिएट किया जा चुका है 50 करोड़ रुपए के डिवेंचर का। तो जो भी बंदा सेकंड मॉर्गेज वाले डिवेंचर परचेस करा उसको पता है कि सब अगर कंपनी किसी प्रकार के डिफॉल्ट में आती है तो पहला अधिकार इस असेट पे फर्स्ट मॉर्गेज वालों का होगा, उसके बाद सेकंड मॉर्गेज वाले जो डिवेंचर होल्डर है, सेकंड मॉर्गेज वाले, उनके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिकवरी उस असेट में से होगी। मान लीजिए कंपनी को फिर 20 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और कंपनी के पास अभी असेट की वैल्यू सफिशिएंट है, तो ऐसे केस में कंपनी फिर डिवेंचर इशू करती है, लेकिन प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर दी कि सभी थर्ड मॉर्गेज है, इसमें फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज की इंफॉर्मेशन दे देगी।
ताकि थर्ड मॉर्गेज वाले डिबेंचर जो भी पब्लिक उठा रही, उस पब्लिक को पता होगा कि अगर कंपनी डिफॉल्ट में होती तो पहले फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज वाले लोग इस डिबेंचर को, इस एसेट को बेच के अपने प्रिंसिपल इंटरेस्ट की रिकवरी करेंगे। उसके बाद थर्ड मॉर्गेज वालों का नंबर आएगा। तो थर्ड मॉर्गेज डिबेंचर अगर मैं परचेस कर रहा हूं तो पहले अपने आप को इस बात के लिए एश्योर कर लूंगा कि हाँ जी एसेट की वैल्यू इतनी सफिशिएंट है कि फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज के बाद भी उनका क्लियरेंस होने के बावजूद भी, उनके ड्यूज का क्लियरेंस होने के बावजूद भी मेरे इंटरेस्ट आज की तारीख में सेफगार्ड है, तो तुम्हें थर्ड मॉर्गेज डिबेंचर खरीदो। देन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, कई बार रेपुटेटेड कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करती है। कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिया और बहुत क्लियर बता दी कि साहब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, हमने डिबेंचर इशू किए, रेगुलरली हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, 10 साल बाद हम इसका रिडम्पशन कर देंगे। मतलब आप इस मुगालते में मत रहो कि सब हम डिबेंचर को इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह का विकल्प हम देने वाले नहीं है। तो ऐसे डिबेंचर को हम बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर यूजुअली ऐसी कंपनी जिसको की नई कंपनी होती है या जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना एस्टेब्लिश नहीं होता है, तो कई बार वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर पे जाती है। उसको डर होता है कि लोग उसके पब्लिक उसके इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में इतना कंट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो पहले हम डिबेंचर इशू करके लोगों का भरोसा अपने से जोड़ना चाहेंगे। तो इसलिए हम कई बार कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हैं। कन्वर्टेबल में दो कैटेगरी लेके चलेंगे, पार्टली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल। पार्टली कन्वर्टेबल में मान हमने डिबेंचर होल्डर को बता दिया कि सर 100 रुपए का डिबेंचर है, हम इसका 60% पार्ट शेयर में कन्वर्ट करने की परमिशन देंगे और 40% पार्ट का रिडम्पशन करेंगे। ऐसा कोई भी परसेंटेज हम सेग्रीगेट कर सकते हैं और इस तरह का परसेंटेज हम डिसाइड कर सकते, कंपनी कर सकती है, हम नहीं कर सकते, और कंपनी इस तरह का ऑप्शन डिबेंचर होल्डर को दे सकती है। ऐसे केस में मान लो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया था 60% पार्ट, तो डिबेंचर की जो वैल्यू उसका 60% पार्ट का कन्वर्जन होगा, 40% का कन्वर्जन नहीं होगा। 40% को कंपनी रीपे कर दी। एक आता बेटा फुल्ली कन्वर्टेबल, यहां कंपनी ने डिबेंचर इशू किए और डिबेंचर इशू करते समय बता दिया कि सब जितनी फेस वैल्यू के हमारे डिबेंचर है या जो भी इसकी रिडीमेबल वैल्यू है, मान लो प्रीमियम पर हमने रिडम्पशन का वादा किया था, तो जितना हमने आपको रिडीमेबल रिडम्पशन पर पेबल अमाउंट है उतने के हम आपको इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे और ये ऑप्शन हम आपको देंगे। मान लीजिए प्रोस्पेक्टस में हमने मेंशन किया 5 साल बाद ये ऑप्शन, 5 साल बाद या 7 साल बाद आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन लिया तो आप अपने डिबेंचर के बदले में शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, अदरवाइज कंपनी आपके डिबेंचर का रिडम्पशन करेगी। लास्ट कैटेगरी बियरर डिबेंचर और रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर, यहां कंपनी डिबेंचर होल्डर का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। कंपनी के पास डिबेंचर होल्डर रजिस्टर होता है जिसमें जितने भी डिबेंचर हमने इशू किए उनके सीरियल नंबर, डिबेंचर होल्डर के नाम, एड्रेस, फेस वैल्यू, उनके रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, ताकि इस रजिस्टर के बेसिस पर ही हम इंटरेस्ट बांट सकें या रिडम्पशन के लिए इन लोगों को बुला सकें। अब यहां जब कंपनी ने डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया होगा, मान लो एक्स के नाम पे दिया तो एक्स का नाम उस पर रजिस्टर्ड है, और एक्स ने अगर डिबेंचर वाई को भेज दिया तो वाई की ड्यूटी बनेगी कि कंपनी के रजिस्टर में नाम अपडेट कराए। उसके लिए एक नॉमिनल से ट्रांसफर फीस आपको देनी पड़ती है। कंपनी अपने रिकॉर्ड में एक्स का नाम डिलीट करके वाई के नाम को ऐड करती है। इस तरह के जो डिबेंचर होंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर होंगे। नाउ अब मैं बात करने जा रहा हूं बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर में कंपनी क्या काम करेगी, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, मगर डिबेंचर होल्डर का नाम मेंशन नहीं होगा। कंपनी इस डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिख देती है कि साहब ये डिबेंचर बियरर है, 10 साल के लिए इशू किए, 10 साल बाद जो भी बंदा ये डिबेंचर सर्टिफिकेट हमारे पास लाके देगा, हम इस डिबेंचर का पेमेंट उस डिबेंचर के धारक यानी होल्डर को कर देंगे। इसको नाम देते बियरर डिबेंचर। ये वैसे ही बेटा जैसे आपने करेंसी नोट, कृष्णा नोट देखा बेटा कभी, इधर भाई साहब नोट देखा आपने, इधर लक्ष्य नोट देखा, वो लिखा होता है उसमें भारत सरकार वादा करती है कि हम वाहक को, आपने कितने का नोट देखा बेटा, 500 का नोट देखा, अच्छा 250 का नोट देखा, हाँ कहां देखा बेटा, अभी तक नहीं बनाए। 500 रुपए का नोट है तो उसमें सरकार लिखती है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन मतलब देती है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। धारक मतलब जो भी वो कागज का टुकड़ा भारत सरकार के पास लेके जाए। वैसे बियरर डिबेंचर के जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम यहां पर नहीं होता है।
चल बेटा, अब मैं बात करने जा रहा हूं अकाउंटिंग एंट्रीज। सब बच्चे रेडी बेटा? बहादुर बच्चों, ऑनलाइन टीम, हाँ जी बच्चों, डिवेंचर की अकाउंटिंग एंट्री की अगर अपन बात करें तो 6 अलग अलग सिचुएशन के अंदर बेटा मैं आप लोगों को अकाउंटिंग एंट्री सिखाने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से ये 6 सिचुएशन आप समझिएगा। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, डिवेंचर हमने इश्यू किए एट पार, बट रिडेम्पशन एट पार एट डिस्काउंट। देखो इस चैप्टर में एंट्री तो आपको करनी डिवेंचर इश्यू की, लेकिन निगाह हमारी किसमें होगी? रिडेम्पशन पे। देखो एक्सवाइजेड कंपनी लिमिटेड 12% डिवेंचर, यह डिवेंचर आपने इश्यू किया एक पार, मतलब 100 रुपए के डिवेंचर 100 रुपए पे, मतलब डिवेंचर इश्यू करने पर ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, लेकिन रिडेम्पशन मान लो हम एक पार करें मतलब 100 रुपए के बदले में 100 रुपए। तो अगर रिडेम्पशन पे निकाल इसलिए कि अगर रिडेम्पशन हमने प्रीमियम पे करने का वादा किया है मतलब रिडेम्पशन पे घाटा होगा, और घाटा होगा तो उसकी व्यवस्था पहले से करके रखेंगे बेटा। अब क्या रिडेम्पशन अगर एक पार है तो देयर इज नो घाटा, तो 100 रुपए के 100 रुपए दे रहे हैं। रिडेम्पशन में डिस्काउंट है तो देयर इज फायदा, 100 रुपए का सर्टिफिकेट दे रहे 90 रुपए, 10 रुपए का फायदा, बट फायदा कब होगा? रिडेम्पशन पे। आज हम बात करें इश्यू की, डिवेंचर इश्यू की एंट्री कर रहे हैं, और फायदे की हम एंट्री करते ही नहीं एज पर कंजर्वेटिव। हम तो रिडेम्पशन में निगाह भी इसलिए लगा रहे हैं कि वह घाटा तो नहीं। अब देखो जी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी वो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, 10,000 डिवेंचर 100 रुपए की रेट से बैंक में पैसा आएगा, बैंक को डेबिट कर देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर देंगे। तो ये पैसा अगर इंस्टॉलमेंट में आता है तो पहले एप्लीकेशन होता, बाद में अलॉटमेंट होता। चलो इसके बाद डिवेंचर का एप्लीकेशन कब से ड्यू करेंगे तो एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। कई कृष्णा जैसे समझदार बच्चे डिवेंचर कैपिटल लिख देते हैं, ऐसा मत करना बेटा। यस हाँ बच्चों, वेरी गुड। यह भाई का क्वेश्चन ये है कि कौन ऐसा नॉर्मल व्यक्ति होगा जो इस बात को स्वीकार करेगा कि रिडेम्पशन में डिस्काउंट पे कर लूंगा मतलब कम पे ले लूंगा। बात आपकी सही है, कोई इस तरह का सौदा नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है बच्चों कि वो जो हर साल मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो अगर मान लो बहुत तगड़ा बहुत हायर हो और व्यक्ति को दिख रहा है कि यार रिडेम्पशन पे डिस्काउंट है जरूर, लेकिन वो घाटा कहीं ना कहीं डे टू डे में एडजस्ट हो जाता, तो इस तरह के कई बार कंपनियां एडजस्टमेंट बैठा सकती है तो पब्लिक करेगी, अदरवाइज तो ये केस प्रैक्टिकली चलन में नहीं देखेगा। केस नंबर 1 से बच्चों को क्लियर? चलिए केस नंबर 2। चलिए ठीक है, केस नंबर 2, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर इश्यू है मतलब 100 रुपए का डिवेंचर 90 में इश्यू कर दिया मान लो, तो 10 रुपए का हमारा फायदा, और ये फायदा इश्यू के समय इसकी तो एंट्री कर लेंगे। रिडेम्पशन हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं, एट पार कर रहे हैं,
कोई बात नहीं, अभी अपन इश्यू की बात करते हैं। बताइए XYZ कंपनी लिमिटेड 12% डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपए, डिस्काउंट पर हमने इश्यू किए, तो मतलब 100 रुपए का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ले रहे हैं 90 रुपए, तो 10 रुपए का घाटा, 90 इज इश्यू प्राइस। तो 10 रुपए के घाटे में इश्यू की मैं एंट्री कर लूंगा, और मेरे को एंट्री भी आज इश्यू की करनी है, लेकिन हमारी निगाहें रिडम्पशन पे होगी। क्या रिडम्पशन पे कहीं किसी प्रकार का घाटा तो नहीं? लास्ट बेंच बच्चों बताएं, अगर रिडम्पशन 8 पार है तो क्या घाटा है? नहीं, 100 रुपए फेस वैल्यू 100 रुपए दे रहे हैं, देयर इज नो घाटा कंपनी के लिए। मान लो रिडम्पशन डिस्काउंट पे है तो भी देयर इज नो घाटा, बल्कि इट्स प्रॉफिट। और प्रॉफिट की बात अभी हम बिल्कुल नहीं करते हैं, कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग। हाँ बेटा, चलो तो अभी हमारे पास आएंगे 90 रुपए। अब एंट्री क्या बनेगी वो देखो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। मान लीजिए 10,000 डिबेंचर 90 रुपए क्रेडिट से पैसा आया, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 90 रुपए से, डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 100 रुपए से। 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हम लोगों के लिए लॉस है, इस लॉस को हमें करना पड़ जाएगा डेबिट। बोल रहे हैं तक सब बच्चों को क्लियर? फिर अलग अलग सिचुएशन में अकाउंटिंग एंट्री डिस्कस करिए बेटा। सिचुएशन 1 2 आसान था। नाउ अब मैं आप बहादुर बच्चों को लेके चल रहा हूं सिचुएशन नंबर 3 की ओर। हाँ जी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण नामदेव, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। कृष्ण नामदेव, लकी, यश, हृदय, विवेक, जय हिंद। यार एक बार साउंड चेक करना। यश भाई साउंड चेक करना। धवल, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम की बात, डिबेंचर इश्यू किया प्रीमियम पर। प्रीमियम पर अगर डिबेंचर इश्यू की तो प्रीमियम वाले प्रॉफिट है। अच्छा, रिडेम्पशन कर रहे हैं 8 पार डिस्काउंट, तो हम तो बात कर रहे हैं अभी डिबेंचर इश्यू पर प्रीमियम की। लकी साउंड चेक करो बेटा, लकी का होना सही है। ओके, यश माली, यश माली एक बार चेक करो बेटा। हृदय एक बार चेक करो। तो डिबेंचर आपने इश्यू किया प्रीमियम पर, तो ये तो प्रीमियम मेरे लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो 100 रुपए के डिबेंचर हमने दिए कितने में? 110 में। 10 रुपए ज्यादा लिया हमने, लिए हैं 110, और सर्टिफिकेट कितने का दिया? 100 रुपए का। तो 10 रुपए का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है बेटा। तो आप देखिए रिडम्पशन किस पे करें। रिडम्पशन अगर 8 पार करें मतलब 100 रुपए के बदले में 100 रुपए दे रहे, देयर इज नो घाटा ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन वालों डिस्काउंट पे कर रहे हैं, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है और रिडम्पशन हम डिस्काउंट पे करेंगे, तो ये एक तरह से हमारे प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट की एंट्री हम नहीं करते। चलो, तो यहां पर भी हम लोग 110 रुपए के रेट में डिबेंचर इश्यू किए, तो 110 के रेट पे एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, 10,000 डिबेंचर 110 के रेट पे। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने आ जाएंगे बेटा? 10 रुपए। पक्का? क्या तक सब बच्चों को क्लियर? अभी तक बेटा हमने पहले 3 परिस्थिति पर बात की। बोलो बेटा, पहली परिस्थिति कौन सी थी? इश्यू ऑफ डिबेंचर 8, दूसरी स्थिति इश्यू ऑफ डिबेंचर 8 डिस्काउंट, तीसरी स्थिति इश्यू ऑफ डिबेंचर 8 प्रीमियम। बोलो, क्या है तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट, विघ्न, समस्या, विकट स्थिति
ओके बच्चों, अब बच्चों अगली जो 3 परिस्थितियां हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल है, इस उद्देश्य से अब हम आपको अगली 3 परिस्थितियों की ओर लेके चलते हैं। चलिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर एक पार्ट, ध्यान देना, इश्यू ऑफ डिबेंचर एक बाहर नहीं, बाहर, हाँ कृष्ण, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, तो अब की बार 100 रुपए का डिबेंचर 100 में दिया, देर इज नो घाटा, समझ में आता? हाँ, लेकिन हमने रिडेम्पशन का वादा करा था प्रीमियम पे, बोलो बेटा 100 रुपए के सर्टिफिकेट के कितने देंगे हम, कितने ज्यादा, 10 रुपए घाटा, और ये घाटा कब होगा? 10 साल बाद। लेकिन चूंकि प्रॉस्पेक्टस आपने आज इशू करा, आपको पता है कि 10 साल बाद घाटा होगा, तो उसकी व्यवस्था हम आज ही करके रखेंगे। और क्या करके रखेंगे? देखो, बैंक में आएंगे 100 रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, 10,000 डिबेंचर 10,000 डिबेंचर 100 रुपए के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। नाउ डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ओके। अभी एंट्री खत्म नहीं हुई, हमने लोगों को डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे करने का वादा करा है, तो प्रीमियम मतलब 100 रुपए के बदले में देंगे 110, कितने ज्यादा? 10 ज्यादा, बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एज ए लायबिलिटी, बराबर बता, और डेबिट कर देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। किसको डेबिट कर देंगे बच्चों? यस, वेरी गुड, तक सब बच्चों को क्लियर? ये लॉस ये में घाटा है, क्यों घाटा है बेटा? नहीं बेटा, सर्टिफिकेट 100 रुपए का है और हम दे रहे 110, ज्यादा दे रहे, इट्स अ घाटा। भाई ये घाटा आएगा कब? 10 साल बाद, उसकी व्यवस्था आज करनी, क्लियर? चलिए, अपने सामने बात करने जा रहा हूं केस नंबर 5, और मैं समझता हूं केस नंबर 5 की अकाउंटिंग एंट्री आप बता पाएंगे? मजा नहीं बेटा, टेका नहीं लेना, जिनने भी टेका लिया आईसीआई ने उनके टेके हटा दिए बेटा, समझो। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, डिबेंचर इश्यू किस पे किए बच्चों? प्रीमियम पे इश्यू के मतलब 100 रुपए के डिबेंचर को आपने 110 में इश्यू करा, तो 10 रुपए का कैपिटल इंचर का प्रॉफिट है, ठीक है। ये 10 रुपए के कैपिटल इंचर के प्रॉफिट की तो अपन बात करेंगे, अब बात करेंगे रिडम्पशन की। अब बात करेंगे रिडम्पशन की, रिडम्पशन एट प्रीमियम सुनना कैसे? 100 रुपए का डिबेंचर रिडम्पशन हम प्रीमियम पे करने जा रहे हैं, मतलब 100 के बदले में कितने देंगे बेटा अपन? तो देखो, इशू प्रीमियम पे है, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे, बट इशू का प्रीमियम कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, रिडम्पशन का प्रीमियम क्या है हम लोगों के लिए? लॉस। ओके बेटा, चलो बताओ, डिबेंचर इशू के समय आपके पॉकेट में एक डिबेंचर के नाम पे आएंगे कितने रुपए? तो पहली एंट्री बन जाएगी बेटा
बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। 10,000 डिवेंचर 110 के रेट पे, ठीक है। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कर दो 12% डिवेंचर, कि डिवेंचर अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से। देन सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, बराबर बेटा। और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हम क्रेडिट करते हैं। बोले यहां तक सब बच्चों को क्लियर? अच्छा, रिडम्पशन हमने प्रीमियम पर करने का वादा करा है, और रिडम्पशन अगर हमने प्रीमियम पर करने का वादा करा है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इसको लाइबिलिटी के तौर पर मैंने क्रेडिट कर दिया। किसके तौर पर? बोलो, सर्टिफिकेट है कितने का? 100 का। देने कितने? 10 रुपए ज्यादा। तो 10 रुपए जो ज्यादा देने, 10 रुपए जो ज्यादा नहीं वो घाटा है, तो मेरे को डेबिट करना पड़ेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगी बच्चों, देखो ये प्रीमियम कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। ये प्रीमियम बताओ बेटा कौन से प्रीमियम है? इश्यू पे प्रीमियम है, और ये प्रीमियम एक तरह का लॉस है। ये कौन से प्रीमियम है बताओ? रिडम्पशन के समय की प्रीमियम। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, कंपनी एक्ट के सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, ये जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट था, इसका उपयोग हम 5 जगह कर सकते थे। ध्यान नहीं क्या बेटा? 5 जगह। बोनस शेयर इश्यू करने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर को रिटर्न ऑफ करने में, ठीक इसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर को रिटर्न ऑफ करने में, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी में। लेकिन सेक्शन 133 एप्लीकेबल हो जाने के बाद जो कंपनी सेक्शन 133 में कवर हो जाती है, वो कंपनी अब सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में और दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर को रिटर्न ऑफ करने में नहीं कर सकती है। इसे अब हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग इस लॉस को सेट ऑफ करने में नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? बोलो, ये सिक्योरिटी प्रीमियम के सिलेक्टेड मेरे पास 3 यूज बचे आज की तारीख में सेक्शन 133 कंपनी के अकॉर्डिंग। या तो बोनस शेयर इश्यू कर दूंगा, या एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर को रिटर्न ऑफ कर दूंगा, या बायबैक ऑफ ऑन सिक्योरिटीज। बोलो बेटा, क्या पांचों कॉम्बिनेशन से बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से ऑनलाइन किसी बच्चों को किसी प्रकार का डाउट बेटा? लकी, वादा किया निभाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, आईसीआई से वादा करना है। चलो, यहां तक सब बच्चों को क्लियर बेटा? लकी, क्रिश, यश, ओके। चलो, मैं अंतिम टेक्निकल कॉम्बिनेशन की ओर आप बहादुर बच्चों को लेके चल रहा हूं। उस अंतिम कॉम्बिनेशन से मैं आप सभी को यहां मुखातिब कराने जा रहा हूं। चलो, अंतिम सिचुएशन। ओके बेटा, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम दिख रहा आपको? डिवेंचर इश्यू तो किया प्रीमियम पर, तो ये तो बेटा मेरी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। वो ये पॉइंट डबल बार आ गया बेटा, प्रीमियम वाला पॉइंट डबल बार आ गया। मैं अब इस सिचुएशन को घुमा देता हूं। देखो, लिखो बेटा, केस नंबर 6, इश्यू ऑफ डिवेंचर
एक प्रीमियम but redemption 8 प्रीमियम। अब बच्चों सिचुएशन क्या है? सपोज करें साहब ये XYZ कंपनी लिमिटेड 12% डिबेंचर इशू कर रही है, 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू 100 रुपए, हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर 10 रुपए, इट इज घाटा, 90 रुपए इशू प्राइस। जब 10 रुपए का घाटा, 10 साल बाद हमने इसका रिडम्पशन का वादा कराए और हमने रिडम्पशन प्रीमियम पे करने का वादा कराए। अब तो अब की बात 10 रुपए का एक घाटा है, 5 रुपए का भी एक घाटा है, 10 और 5 25 नहीं बेटा 15, हाँ 15 रुपए का घाटा है। और ये किताबों में कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखो। चलो जी बताओ बैंक में कितना रुपया आएगा? $10,000 डिबेंचर को 90 की रेट से, पेमेंट 90 की रेट से मेरे पास आया। अब जब इस महीने को ड्यू करने की एंट्री आएगी तो ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, उस एंट्री को ध्यान से देखना। $10,000 डिबेंचर पर 90 रुपए की रेट से, अच्छा अब देखो डिस्काउंट हम लोगों के लॉस है, बराबर बता क्या है सब बच्चों को क्लियर? चलो रिडम्पशन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी चेक करो लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो 100 रुपए के सर्टिफिकेट के बदले में देने कितने पड़ेंगे अपने को? नहीं 105, कितने ज्यादा? अरे बेटा 5 रुपए ज्यादा बेटा, हाँ तो 5 रुपए जो ज्यादा है वो एक तरह का घाटा है तो उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। अब एक बात, हम चाहते तो वो 15 रुपए एक साथ भी लिख सकते थे, एक साथ लिख सकते बेटा, बात एक ही है, देयर इज नो अलग अलग बात। क्लियर? स्पष्ट? यस वेरी गुड, स्पष्ट स्पष्ट है बेटा। चलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? अब बच्चों
यहां तक मैंने डिबेंचर इशू करने से रिलेटेड 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने रखे। एग्जामिनर किसी भी कॉम्बिनेशन को आपको उठा के क्वेश्चन के तौर पे दे सकता है। अब एक नया पॉइंट में आप बहादुर बच्चों के सामने डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और वो नई बात यहां पर ये आ जाती है भाई लोग कि ये जो अभी आप लोगों ने एंट्री करते समय डिस्काउंट या लॉस देखा था, अगर इशू डिस्काउंट पे करा तो हम लोगों का घाटा, और रिडम्पशन प्रीमियम पे करने का वादा किया तो वो भी हम लोगों का लॉस है ना घाटा। घाटा हमें पता है। और मान लो डिवेंचर हम 10 साल के लिए इशू कर रहे, तब इस घाटे का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता उस बात पर भी आज हम चर्चा कर रहे हैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। मतलब उपलक्ष्य तो आगे तक चलेगा ना जब तक अगली 15 अगस्त नहीं आएगी। ओके, चलो सुनो। मान लीजिए XYZ कंपनी लिमिटेड 100 रुपए का शेयर डिस्काउंट इशू करे तो 10 रुपए का घाटा, रिडम्पशन प्रीमियम पे करे 10 रुपए का प्रीमियम, ये भी घाटा। 210 कितना हो जाता? डिस्काउंट ऑन इशू 1 लाख का ये घाटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 लाख का ये घाटा, कितना हो गया? 2 लाख रुपए का घाटा। और ये अभी हमने डिबेंचर इशू किए हैं फॉर 10 ईयर। ओके बेटा, अब ये घाटे को हम एडजस्ट कैसे करेंगे तो इसके लिए 2 अलग अलग मेथड में अब बहादुर बच्चों के सामने रखने जा रहा हूं। पहली मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरी मेथड है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। ऐसे मेथड कैसे काम करती वो देखना चाहिए। मान लीजिए लॉस है 2 लाख रुपए, इसमें 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है, 1 लाख रुपए का प्रीमियम। बताओ जी कितने का लॉस है? 9 लाख नहीं बेटा। और अगर डिबेंचर इशू की डिबेंचर का रिडम्पशन होगा फिक्स पीरियड के बाद, जैसे आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, ऐसा कोई भी टाइम पीरियड मेंशन है, तो आप खुद सोचो डिबेंचर के तौर पर जो राशि प्राप्त की उसको 10 साल तक एज इट इज उपयोग करोगे, या 15 साल तो 15 साल तक, या 20 साल तो 20 साल तक एज इट इज उपयोग करोगे। तो इस घाटे को भी हम जो आपके सामने टोटल डिस्काउंट या लॉस आया उसको उतने साल में हम रिटर्न ऑफ करेंगे। जैसे 2 लाख रुपए का घाटा 10 साल में एडजस्ट हो जाता तो एवरी ईयर 20,000 PNL में जाता। भाई सबको समझ आता? ये SLA मेथड कब लगाया जाता? जबकि डिबेंचर आपने इश्यू किए एक फिक्स पीरियड के लिए। ओके, बोलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? चलिए बच्चों, अब मैं बात करने जा रहा हूं मेथड नंबर 2, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड कहां लगेगी वो देखो। सपोज करें कंपनी ने 10 लाख रुपए की डिबेंचर इशू किए, डिस्काउंट या लॉस 1 लाख रुपए का है, रिडम्पशन 5 साल में होगा। कंपनी ने रिडम्पशन का पैटर्न बता रखा था। पिछला वाला केस तो क्या था कि मान लो 10 लाख के डिबेंचर इशू किए 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद 10 लाख के डिबेंचर रिडम्पशन। यहां बात क्या है, कंपनी रिडम्पशन करती है बोले साहब इक्वल एनुअल लॉट में, मतलब रिडम्पशन होगा इक्वल लॉट में। 5 लाख के डिबेंचर हर साल के अंदर 1-1 लाख के डिबेंचर रिडम्पशन, इक्वल एनुअल ड्रॉइंग, हर साल कंपनी 1-1 लाख रुपए की डिबेंचर ड्रॉ करके रिडम्पशन कर देगी। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 5 लाख रुपए के 10 लाख के डिबेंचर इशू किए और इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में हम उसको क्या कर देंगे?
तब देखो जी, हमने यह 10 लाख के डिबेंचर इशू किया। रिडम्पशन कितने साल के अंदर करना है? 5। पहले साल के अंदर 2 लाख के डिबेंचर रिडम्पशन कर दिया, दूसरे साल के अंदर फिर 2 लाख के डिबेंचर रिडम्पशन कर दिया, तीसरे साल के अंदर फिर 2 लाख के डिबेंचर रिडम्पशन कर दिया, चौथे साल में फिर 2 लाख के डिबेंचर रिडम्पशन कर दिया, पांचवें साल के अंदर फिर 2 लाख के डिबेंचर रिडम्पशन कर दिया। तो हर साल के अंदर 2-2 लाख के डिबेंचर रिडम्पशन करते जा रहे। अब यहां आप देखोगे तो पहले साल आपने एक तरह से 10 लाख रुपए के अमाउंट को उपयोग करा है। 2 लाख का रिडम्पशन हो जाने के बाद आपने 8 लाख रुपए के अमाउंट को उपयोग करा है। अगेन 2 लाख का रिडम्पशन हो जाने के बाद आपने 6 लाख रुपए के अमाउंट को यूज करा है। अगेन 2 लाख रुपए का रिडम्पशन हो जाने के बाद आपने 4 लाख के अमाउंट को यूज करा व्यापार के पर्पज से, डिबेंचर की राशि में से। ना आपने 2 लाख रुपए के अमाउंट को यूज करा, यानी एक जैसा अमाउंट हमने यूज नहीं किया। तो ऐसे केस में हम सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड पे काम करते हैं। और ये कैसे काम करेंगे देखो, ये लिखा है ईयर 1, 2, 3, 4, 4, 5, इन सबका टोटल लगाया तो 15। पहले साल राइट ऑफ करेंगे 5/15, उल्टा चलेंगे। दूसरे साल 4/15, 3/15, 2/15, 1/15। समझे बेटा? 5/15 ऑफ 1 लेख, 4/15 ऑफ 1 लेख, 3/15 ऑफ 1 लेख, 2/15 ऑफ 1 लेख, 1/15 ऑफ नहीं 1 लाख। तो पहले साल इतना पीएनएल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल। और ये आप देखेंगे तो ये 5:3:2:4:1 के रेशो में। बताओ बेटा, ये मेथड कब आप करोगे? हाँ, जब कंपनी एवरी ईयर डिबेंचर का रिडम्पशन कर रही, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इक्वल एनुअल लॉट, इक्वल एनुअल ड्राई, ऐसा लिखा है बेटा। हाँ, मतलब उसको पढ़ना रहेगा। नहीं आ सकता है बेटा, देखो ये आप नई बात है, समझे आप? हाँ, कब क्या क्वेश्चन देने कोई भरोसा, देयर इज नो एनी भरोसा। ओके कृष्ण, नाम कृष्ण रखने से कोई मतलब नहीं बेटा, भरोसा सिर्फ ICI। चलो, क्या है तक समझ चुको? क्लियर? आगे बढ़ा जाए। बच्चों, डिबेंचर से रिलेटेड अगर कोई बड़ा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बना के देगी तो इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉइंट पर बना के देगी। आप निकालिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। पेज नंबर देखिए बेटा, कौन से पेज पे है? कर स्टार्ट। सुन बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सपोज करें 12% डिबेंचर, तो 12% डिबेंचर इंटरेस्ट का रेट है बेटा। इंटरेस्ट हमेशा दिया जाएगा फेस वैल्यू पर। मान लीजिए कंपनी अप्रैल से अपना अकाउंटिंग ईयर मेंटेन करती है, अप्रैल से मार्च। वैसे भी कंपनी एक्ट के सेक्शन 128 के अकॉर्डिंग कंपनी अपना अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च मेंटेन करती है। अब बच्चों, कंपनी ने मान लो 10,000 डिबेंचर इशू किए, 12% के रेट से इंटरेस्ट देना है, तो कंपनी ये काम नहीं करेगी, रोज ब्याज बांटती बैठेगी। रोज डिबेंचर होल्डर की लाइन बाहर लगी और एक आदमी, 2 आदमी लगे हुए, ब्याज लो, रोज का ब्याज, ऐसा करो। कंपनी को और भी काम है ना भाई, और आप लोगों को भी और भी काम है, बराबर बेटा। तो कंपनी क्या करती है, पहले से ड्यू डेट बता देती है,
नॉर्मली ड्यू डेट 6 मंथ की होती है। जैसे आपको बता दिया 30 सितंबर 31 मार्च, मतलब 30 सितंबर को 6 महीने का, फिर 31 मार्च, 30 सितंबर 30 सितंबर 6 महीने का हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे। या मान लीजिए एनुअली अगर हम बात करें तो 31 मार्च की 31 मार्च हम ब्याज दे रहे, या 30 जून और 31 दिसंबर रख दिया। तीस जून को 6 महीने का, 31 दिसंबर को 6 महीने का, 30 जून 31 दिसंबर, 30 जून 31 दिसंबर, 30 जून 31 दिसंबर। बोलो बेटा कैसा होगा? नहीं ठीक है। या 1 जुलाई और 1 जनवरी, 1 जुलाई को 6 महीने का, 1 जनवरी को 6 महीने का, ऐसे 6 महीने का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की डेट कंपनी ड्यू फिक्स कर देती है। फिक्स कर दी तो मतलब जब डिवेंचर इश्यू किए होंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन कर दिया होगा। चलो अब आप एंट्री कैसे करोगे, एक सिचुएशन लेके मैं चलता हूं ताकि अकाउंटिंग एंट्री आपको क्लियर हो, क्योंकि डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में बना है तो इंटरेस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्री का बना, उसको ध्यान से आप करिएगा। तीन ही तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। एक तो इंटरेस्ट से रिलेटेड, एक कोलेटरल सिक्योरिटी की मैं बात करूंगा, और इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश कंसिडरेशन। मान लीजिए हमने 12% डिवेंचर इश्यू किया, 10,000 डिवेंचर, इंटरेस्ट की ड्यू डेट 30 सितंबर 31 मार्च बता के रखिए। अब तो 30 सितंबर के लिए हम 6 महीने का ब्याज दे रहे, तो 10,000 डिवेंचर पर 12% की रेट से 6 महीने का ब्याज हमने निकाला। मान लीजिए ब्याज निकल के आया 60,000। अब 60,000 का ब्याज निकल गया तो एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये हमारे खर्चा है। अब कंपनी इसमें टीडीएस काट लेती 10% के रेट से। टीडीएस एक तरह से इनकम टैक्स है। आप सब जो पब्लिक है, जो डिवेंचर होल्डर है, आप सब ब्याज की इनकम कमा रहे हो, लेकिन जो ब्याज की इनकम है उस पर सरकार आपसे एडवांस में टैक्स काट लेती है, मतलब कंपनी टैक्स काटेगी और सरकार के पास जमा करा। आप जब अपना अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उतना टैक्स आपको कम भरना है। तो बताओ जी, 54,000 रुपए का हम पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर को, और टीडीएस पेबल के तौर पे 6,000 रुपए हमने डिडक्ट कर लिए। ये भी हम लोगों के लिए लाइबिलिटी है और ये भी हम लोगों के लिए लाइबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर होल्डर टीडीएस पेबल टू बैंक। बराबर। फिर 31 मार्च को 6 महीने का ब्याज देना है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू होल्डर टू टीडीएस पेबल। नेक्स्ट एंट्री में डिवेंचर होल्डर टीडीएस पेबल टू बैंक। अपने साल भर का जो ब्याज बनेगा उस साल भर के ब्याज को हम कहां लेके चले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये कितने समय का इंटरेस्ट आ जाएगा? साल भर का। नॉमिनल अकाउंट है बेटा, इसलिए पीएनएल में ले जाना पड़ेगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन ये बेटा मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 13 इसी तरह का क्वेश्चन, उसको याद से करना बच्चों, एग्जाम में आया हुआ भी ये बताइए। इसमें देखो पहली एंट्री तो अपन ने डिवेंचर इश्यू की कर ली थी और डिवेंचर को ड्यू कर लिया था। ये प्रीमियम पर एडम्पशन होगा, डिस्काउंट पर हमने इश्यू किया था। तो उसके बाद देखो जी, हमने 6 महीने का ब्याज दिया, ब्याज का पेमेंट करा, फिर 30 जून को 6 महीने का ब्याज दिया, ब्याज का पेमेंट करा और उसको हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया था। बराबर बेटा, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, उसको ध्यान से आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13, इलस्ट्रेशन 13। ओके,
यस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में टीडीएस का रेट मेंशन न हो तो वैसे मेंशन होगा, टीडीएस बोलेंगे तो रेट मेंशन होगा टीडीएस का, और नहीं मेंशन हो टीडीएस बोल दिया जाए तो आप याद रखो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 193 के अकॉर्डिंग टीडीएस का रेट 10% है। बराबर बेटा? चलिए बच्चों ध्यान देना बच्चों, ध्यान दो बेटा। इश्यू ऑफ डिबेंचर इज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब ये सिचुएशन कैसी बनेगी, सपोज करें कंपनी ने 10% डिबेंचर इश्यू किए हैं 10-20 करोड़ रुपए के, अब ये तो डिबेंचर हमने इफेक्टिवली इश्यू किए, इन पर तो रेगुलरली ब्याज देना। मान लीजिए 12% हमने बैंक लोन लिया 30 करोड़ का, बैंक से लोन लिया सब, तो बैंक के पास भी कुछ एसेट तो गिरवे रखनी पड़ेगी। तो सपोज कर हमने बैंक के पास अपने डिबेंचर प्रिंट करके रख दिए एज कोलेटरल सिक्योरिटी, 30 करोड़ का लोन लिया हमने, 40 करोड़ के डिबेंचर रख दिए। इसका मतलब ये निकलेगा कि जो डिबेंचर आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इश्यू किए बेटा, वो डिबेंचर आपने पब्लिक में इश्यू नहीं किए, वो सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे रखे। वो डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी ने छापे होंगे, उस पर बैंक का नाम लिख दिया होगा जिससे कि हमने पैसा उधार लिया। हालांकि बैंक से लिए हमने 30 करोड़ ही लोन है, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पे ज्यादा की संपत्ति रखनी पड़ती, इसलिए 40 करोड़ के डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रिंट करके हमने बैंक के पास रख दिए। बराबर बेटा? अब एक बात सोचो, सुनना बहुत ध्यान से सुनना। अब आप देखो 30 करोड़ रुपए का आप लोन ले रहे हो, और सर्टिफिकेट कितने की, सर्टिफिकेट कितने के रखे आपने, 40 करोड़। अब सुनना बच्चों, यहां सिचुएशन क्या बनेगी कि आपने बैंक से लोन लिया तो आपको रेगुलरली लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, रीपे उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी आपको पे करनी है। मतलब 5 साल के लिए आपने बैंक लोन लिया तो 5 साल तक आपको बैंक लोन पर ही ब्याज देना है, डिबेंचर पर ब्याज जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखे उस पर ब्याज देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बैंक को लोन रीपे करने में फेल्यूर हुए तो फिर वो जो डिबेंचर ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी रखे थे वो उस दिन से इफेक्टिव हो जाएंगे। बराबर होगा? और इसमें आपका घाटा भी है। आप बेटा 30 करोड़ रुपए का ले लिया और डिबेंचर 40 करोड़ रुपए का कोलेटरल सिक्योरिटी में रखे हुए, तो नॉर्मल ये कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर का इंटरेस्ट का रेट भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बैंक लोन रेट। तो मान लो 5 साल के अंदर आपने डिबेंचर बैंक लोन रीपे कर दिया तो कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर वापस से लो डिस्ट्रॉय। चलो जी, अब कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर जो डिबेंचर इश्यू किए उसका आप अकाउंटिंग दो तरह से कर सकते हैं, दो मेथड से कर सकते हैं। कैसे? देखो, मेथड नंबर 1, आपने बैंक लोन लिया तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% बैंक लोन। ओके बेटा? और ये बैलेंस शीट के अंदर इधर मैंने बैंक बैलेंस दिखा दिया, इधर बैंक लोन दिखा दिया, ब्रैकेट में शो कर दिया डिबेंचर इज कोलेटरल सिक्योरिटी। बराबर बड़ा लॉजिकली क्लियर? जो डिबेंचर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए हैं उसको ब्रैकेट में शो कर दिया। हालांकि बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में नहीं बनेगी, बट अकाउंट के कंसेप्ट समझाने के लिए फॉर्मेट अप्रोप्रिएट है। मैं भी क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा कि बैलेंस शीट इस फॉर्मेट के बजाय कौन से फॉर्मेट में आपको शो करना है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 के अंदर हम क्या काम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये जो लोन लेने की एंट्री, और जो डिबेंचर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखे हैं तो डिबेंचर को हमने क्रेडिट करा और एक बुकिश अकाउंट
एक फिक्टिशियस अकाउंट, एक कृत्रिम खाता, एक काल्पनिक खाता डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम से यहां पर खोल दिया जाता। अब ऐसा करने से जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो देखो बैलेंस शीट के असेट साइड में तो आपका ये बैंक बैलेंस आ जाएगा और 30 करोड़ रुपए का बैंक लोन आ जाएगा। उसके बाद 40 करोड़ रुपए के डिवेंचर आ जाएंगे और यहां आ जाएगा डिवेंचर सस्पेंस। बराबर बच्चों? अच्छा चलो, इस लोन को रीपे कर दिया तो ये एंट्री भी रिवर्स और ये एंट्री भी रिवर्स। अच्छा, इसे मैंने समझाने के पर्पज से बताया आपको, प्रैक्टिकली बैलेंस शीट में इसको ऐसे शो करेंगे। अब निकालना बेटा स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 8। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 8। ओके बच्चों, स्टार्ट। सुनना बेटा, एक्स लिमिटेड कंटेन अ लोन, सॉरी ऑब्टेन अ लोन ऑफ रुपी 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में 1.5 करोड़ रुपए के डिबेंचर रखे। तो अब देखो जी कैसे ये प्रेजेंटेशन होगा। हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, ये लिखेंगे लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके अंदर आएगा लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, मान लो मेथड नंबर 1 में। और जो डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी में इश्यू किया ना, उसको जस्ट ब्रैकेट में शो कर देंगे। कोलेटरली सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 1.5 करोड़ 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। बराबर बेटा? कह सकते हैं ईमानदारी से। चलो मेथड नंबर 2 में अगर हम काम करते तो एक एंट्री और करते, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर। ओके, अच्छा बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता वो देखो। नॉन करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर आता 2.5 करोड़। हाउ इट इज 2.5 करोड़ आया? 1 करोड़ रुपए का जो बैंक लोन आएगा और 1.5 करोड़ रुपए के डिवेंचर आएंगे। नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर हम शो करेंगे आईडीबीआई बैंक का लोन 1 करोड़ और 1.5 करोड़ रुपए के डिवेंचर हमने इश्यू किए। तो आप देखो 2.5 करोड़ ये आ जाएगा लाइबिलिटी के तौर पर। अच्छा 1 करोड़ रुपए तो आ जाएगा कैश इन बैंक, क्योंकि लोन लिया था तो कैश ये बैंक आया था। और 1.5 करोड़ रुपए डिबेंचर सस्पेंस, जो कि कहां दिखेगा? अदर नॉन करंट असेट हेड के अंदर। बोलिए बच्चों, क्या तक सब बच्चों को क्लियर? इलस्ट्रेशन 9 को ध्यान से एक बार चेक कर लेना बेटा, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को कर सके। चलिए बेटा, डिबेंचर चैप्टर से रिलेटेड अंतिम कंसेप्ट बनता है और उस पर भी क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बने हैं। कभी छोटा क्वेश्चन बनाना होगा तो इंस्टीट्यूट देगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश कंसिडरेशन। वैसे तो कंपनी डिबेंचर इश्यू करती जनरल पब्लिक में, तो बदले में कंसिडरेशन हम लेते कैश, मतलब बैंक अकाउंट के अंदर। लेकिन कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है अदर देन कैश, जैसे हमने किसी से असेट परचेस की तो जो असेट का वेंडर है उसको पेमेंट हमने डिबेंचर देके कर दिया, या किसी का बिजनेस परचेस करा तो बिजनेस का जो परचेस हमने कंसिडरेशन का पेमेंट होगा वो डिबेंचर देके कर दिया। या मान लो हमने किसी से सर्विसेज ली, जैसे प्रमोटर की सर्विसेज है,
लीगल एडवाइस है, कंसल्टेंसी, उसके बदले में जो हमने पेमेंट करा वो हमने प्रमोटर को पेमेंट है वो हमने डिबेंचर देके कर दिया। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, मान लीजिए आपने डिबेंचर इश्यू किए किसी असेट को खरीदते समय। अब जैसे आपने मशीन परचेस करी, अब मशीन परचेस की 5 लाख रुपए की, पहली एंट्री बन जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन वेंडर। अब जब मशीन वेंडर को पेमेंट करेंगे तो अगली एंट्री बन जाएगी मशीन वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बराबर। अच्छा, अगर मान लो आपने बिजनेस परचेस किया और बिजनेस सामने वाले को डिबेंचर दिया, तो बोलो पहली एंट्री बन जाएगी डिबेंचर, सॉरी पहली एंट्री बन जाएगी बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बराबर बेटा, बिजनेस परचेस को क्या कर देंगे बेटा अपन, डेबिट, और डिबेंचर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। चाहे तो आगे चल के एक एंट्री और कर सकते हैं, जो भी असेट हमारे पास है उन सभी असेट को डेबिट कर दिया, जो लायबिलिटीज है उनको क्रेडिट कर दिया, बिजनेस परचेस अकाउंट को पहली एंट्री में डेबिट करा तो क्रेडिट करके उसको क्लोज कर दो। और सेकंड एंट्री में जब डिफरेंस निकलता है, डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आ रहा तो उसको गुडविल, डिफरेंस अगर क्रेडिट में आ रहा तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। देखो बेटा, रेगुलर लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में बताया। चलो इसी तरह से मान लो प्रमोटर लोगों को आपने उनकी सर्विसेज के बदले में या उनके रेम्यूनरेशन के बतौर हमने डिबेंचर इश्यू कर दिया, तो ऐसे केस में एंट्री कर देते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, डेबिट, और डिबेंचर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो रेगुलर लेक्चर में काफी डिटेल में बेटा मैंने बात की हुई है डिबेंचर इशू अदर देन कैश कंसिडरेशन। और इसी पर देखो क्वेश्चन भी आया, एक्स कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 14% डिबेंचर फेस वैल्यू 50 लाख। ये डिबेंचर तो हमने कैश कंसिडरेशन में इशू किया, ठीक है। फिक्स एसेट हमने खरीदी है 10 लाख के और डिबेंचर दिए 12 लाख के, 1250 के। अगर 10 लाख के एसेट खरीदी तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, नेक्स्ट एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, प्रीमियम इशू की तो सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट इशू की तो डिस्काउंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड। अच्छा, डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए, और जब डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, बैंक लोन को क्रेडिट कर दिया, और जितने डिबेंचर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए ब्रैकेट में इंटीमेट कर दिया, इंफॉर्मेशन दे दी मतलब। तो अदर दिन कैश कंसिडरेशन में या तो आपने असेट परचेस की होगी, पहली एंट्री बन जाएगी असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगली एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बिजनेस परचेस करा, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, देन चाहे तो एक एंट्री और कर सकते हैं जो कि अभी आपको जरूरत नहीं, बट सी इंटरमीडिएट में जरूरत पड़ेगी। जो भी असेट है उसको डेबिट कर दिया, जो एक्स लायबिलिटी है उसको क्रेडिट कर दिया, बिजनेस परचेस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। डिफरेंस हमने निकाला, मान लो कभी डिफरेंस आया, डेबिट में डिफरेंस आता तो हम उसको गुडविल नाम दे देते हैं, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो हम उसको कैपिटल रिजर्व नाम दे देते हैं। पता। और सिमिलरली प्रमोटर के रेम्यूनरेशन वगैरह के लिए हमने डिबेंचर इशू कर दिए तो हम एंट्री कर लेते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बोलो बेटा, यहां मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंसेप्ट आप लोगों के सामने रखे हैं और इन कंसेप्ट को बेटा आज रिकवर कर लीजिए ताकि हम पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर सके। हाँ, घर जाके बेटा आप लोगों को एक तो मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी अच्छे से करना है, 8, 9 करना है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और ध्यान से करिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 13, क्योंकि इसके अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोगों ने की थी, पहले बैंक में पैसा आने की, फिर डिबेंचर का अमाउंट ड्यू करने की, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, फिर हाफ ईयरली इंटरेस्ट, और ईयर एंड पर हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे थे। चलिए बेटा यह चैप्टर को इन किया जाए। चलिए बेटा सेशन इन कर